आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एकांकी, जिसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी। इस एकांकी के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। दोस्तों, एकांकी का अर्थ क्या होता है? एकांकी का अर्थ होता है एक अंक में समाप्त होने वाला नाटक। अब जगदीश चंद्र माथुर द्वारा जो लिखित यह एकांकी है रीढ़ की हड्डी, यह एक अंक में समाप्त होने वाला नाटक है। इस एकांकी में लेखक ने समाज में स्त्रियों के प्रति फैली कुंठित और रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया है। समाज के आधुनिक लोग जो है स्त्रियों की आधुनिकता को पसंद नहीं करते हैं, स्त्री शिक्षा को पसंद नहीं करते हैं, और इस एकांकी में लेखक ने स्त्री की शिक्षा और उनके साहसिक और उनके आत्मविश्वास को यहाँ दर्शाया है। दोस्तों, इस एकांकी को हम 5 भागों में पढ़ेंगे ताकि रोचकता एवं सरलता से समझ पाए। पढ़ते हैं इस एकांकी का भाग नंबर 1। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। अब यहाँ पर मामूली तरह से एक कमरे को सजाया हुआ है। अंदर के दरवाजे से एक शख्स आता है अपनी पीठ दिखाते हुए। उसने तख्त को पकड़ा हुआ है। तख्त के एक कोने पर वह है और दूसरे कोने पर एक नौकर है, यानी जो दोनों लोग हैं वह तख्त को अंदर कमरे में लेकर आ रहे हैं। अब बाबू कहता है नौकर से कि अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस बस। अब बाबू नौकर से कहता है कि धीरे धीरे चल, तख्त को उधर मोड़ दे, इधर रखना है, बस इधर रखना है। इस पर नौकर कहता है बिछा दूं साहब। बाबू जवाब देता है जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ अकल बट रही थी, तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और यह पसीना किस लिए बहाया है? अब बाबू कहता है नौकर पर चिल्लाते हुए कि और क्या करेगा, जब भगवान के यहाँ अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दूं साहब। और ये तख्त क्या हम यूं ही लेकर आए हैं? बिछाने के लिए ही तो लाए हैं, तो पूछ क्यों रहा है फिर इसमें? नौकर तख्त बिछाता है। ही, यानी नौकर जो है बाबू की बातों पर हंसता है। बाबू कहता है हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलशों से नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए, चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। अब बाबू जो है नौकर से कहता है तू मेरी बातों पे हंसता क्यों है? अबे मैंने भी अपनी जवानी में बहुत कसरतें की हैं। और सुन, यह तख्त क्या चीज है? उसे सीधा करके यूं बिछा, हाँ। और सुन मेरी बात, बहू जी से दरी को मांग ला, इसके ऊपर दरी बिछानी है, और एक चद्दर भी ले आना, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही चद्दर लेकर आनी है। यानी जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं, ऐसा लग रहा है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। नौकर जाता है। बाबू साहब इसी बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। गुदम्बी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं। अब नौकर जाता है और बाबू साहब जो है इसी बीच मेज को ठीक कर रहे होते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियां पर भी 2-4 वह हाथ लगा देते हैं, यानी कुर्सियों को भी वह साफ करते हैं। तभी अचानक घर की मालकिन प्रेमा वहां आती है, जो उनकी कदकाठी है, गुदुम्बी रंग की है वह, और छोटे कद की है। चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में वह
बिजी है। उनके पीछे पीछे जो है बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। अब जो बाबू साहब है यानी राम स्वरूप है वह दोनों तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा उनसे कहती है कि मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। अब प्रेमा जो है वह कहती है राम स्वरूप से कि मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई है, यानी नौकर जो है वह प्रेमा से धोती मांगने के लिए चला गया है। और प्रेमा आगे कहती है कि एक तो वैसे ही इतनी जल्दी जल्दी हो रही है। रामस्वरूप पूछता है धोती? प्रेमा हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए। यानी प्रेमा सोचती है कि रामस्वरूप ने नौकर के द्वारा धोती मंगवाई है, इसलिए वह कहती है कि अभी तो बदल कर आए हो और फिर ना जाने किस लिए तुम्हें धोती पहननी है नहीं। रामस्वरूप कहता है लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा कहती है यही तो कह रहा था रतन, यानी नौकर का नाम होता है रतन। प्रेमा कहती है कि धोती जो है रतन ने मुझसे मांगी है, और रामस्वरूप ने तो दरी मांगने के लिए कहा था और एक चद्दर मांगने के लिए कहा था जो धोबी के यहाँ से आई है। अब जो रतन होता है नौकर वह समझता है धोती मंगवाई है। अब वह जाके प्रेमा से कहता है कि मालिक ने धोती मंगवाई है। तो प्रेमा यही पूछती है कि धोती तुम्हें क्यों चाहिए? रामस्वरूप इसी बात पर हैरान होता है कि तुमसे धोती मांगी किसने। अब रामस्वरूप आगे कहता है क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। रामस्वरूप जो है रतन को डांटते हुए कहता है क्यों बे रतन, तेरे कानों में क्या डांट लगी है? मैंने तुझसे कहा था धोबी के यहाँ से जो चद्दर आई है उसे मांग कर ला। अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहाँ से लाऊं, तू तो एक तरह से उल्लू ही है। प्रेमा कहती है अच्छा, जब पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। प्रेमा जो है रतन से कहती है कि पूजा वाली कोठरी में एक लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं, उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला तख्त के ऊपर बिछाने के लिए। नौकर रतन कहता है और दरी? प्रेमा कहती है दरी यहीं तो रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप कहता है दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रामस्वरूप कहता है कि बीबी जी के कमरे से हारमोनियम को उठा ला और एक सितार को भी उठा ला, यह वाद्य यंत्र है। अब नौकर से वह ये दोनों मंगवाते हैं। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। रतन जो नौकर होता है वह हारमोनियम और सितार लेने के लिए चला जाता है। पति पत्नी जो है तख्त पर दरी को बिछाते हैं, यानी कोई रिश्तेदार इनके घर में आने वाला होता है, तभी इस तरह की तैयारियां चल रही है। प्रेमा कहती है लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब रामस्वरूप की जो बेटी है वह मुंह फुलाए पड़ी है। प्रेमा जो है रामस्वरूप की पत्नी है। रामस्वरूप कहता है मुंह फुलाए, और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वो लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। अब रामस्वरूप कहता है प्रेमा से कि तुम्हारी लड़की ने मुंह फुला रखा है यानी गुस्सा है, और तुम उसकी माँ हो, तुम किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वो लोग आ रहे हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे मत कहना। यानी रामस्वरूप और प्रेमा की लड़की को देखने के लिए कोई लड़के वाले आ रहे हैं, और रामस्वरूप इस पर कहता है कि मैंने उन्हें जैसे तैसे ढूंढा है, और यदि वह नाराज हो गए तो मुझे मत कहना। प्रेमा कहती है तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो यह पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अब प्रेमा कहती है इस पर वह गुस्सा है तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके तो मैंने देख लिए, मैं तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ाया लिखाया और इस तरह वो हमारे सिर पर चढ़ गई है। मेरी समझ में तो यह पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं है। यानी जो लड़की है वह रामस्वरूप की वह पढ़ी लिखी लड़की है, और प्रेमा जो है वह
अपनी लड़की की पढ़ाई लिखाई को बेकार बताती है। और प्रेमा जो है आगे कहती है, अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं। प्रेमा जो है आगे स्त्री की शिक्षा के बारे में बताती है कि हमारे ज़माने में तो आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, यही स्त्रियों के लिए बहुत होता था। और ज़्यादा यदि स्त्री को पढ़ना होता था तो वह स्त्री सुबोधनी नामक एक पत्रिका होती है, उसको पढ़ लेती थी। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी होती थी कि आज की बीए और एमए में ऐसी पढ़ाई नहीं होती होगी। आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं, यानी स्त्री ही स्त्री शिक्षा का विरोध करती नजर आ रही है यहाँ पर। रामस्वरूप कहता है, ग्रामोफोन बाजा होता है ना प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। अब रामस्वरूप जो है प्रेमा जो इतना बड़ा लेक्चर दे रही थी उस पर एक हंसी ठिठोली करता है। वह कहता है कि जिस तरह तुम बोल रही हो वह ग्रामोफोन की तरह तुम बोल रही हो। अब ग्रामोफोन जो है दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ जिसे जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा जो है परमात्मा का बनाया हुआ होता है, एक बार चल गया तो रुकने का नाम नहीं लेते। अब प्रेमा, जो तुम एक बार बोलना शुरू करती हो तो तुम रुकने का नाम ही नहीं लेती हो। इस पर प्रेमा कहती है कि हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। प्रेमा कहती है कि यह कोई वक्त है हंसी ठिठोली करने का, यह तो होता नहीं कि अपनी बेटी उमा को तुम सही मार्ग पर लाते हो, अब देर ही कितनी रह गई है रिश्तेदारों के आने में। रामस्वरूप, तो हुआ क्या प्रेमा, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना, आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी के मारे मैंने तो पाउडर बॉर्डर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेटकर लेट गई, भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। अब प्रेमा जो है वह अपनी बेटी उमा के बारे में बताती है, जिसे साज सिंगार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उमा जो है एक पढ़ी लिखी लड़की है और इस तरह की सजावट उसे बिल्कुल भी रास नहीं आती है। जिस पर प्रेमा जो है वह कहती है कि तुमने ही तो कहा था कि उमा को ठीक ठाक करके नीचे लाना जब लड़के वाले उसे देखने के लिए आए। आजकल की लड़की तो कितना ही सुंदर हो, यदि उसने मेकअप नहीं किया तो भला आज के समय में कौन पूछता है। इसी मारे मैंने उमा के सामने पाउडर बॉर्डर श्रृंगार का सामान रख दिया था, पर उसे तो इन चीज़ों से ना जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा बस इतना ही कहना था कि वह अपना मुंह आंचल में लपेटकर लेट जाती है। भाई मैं तो तंग आ गई इस तुम्हारी लड़की से। रामस्वरूप जो है वह प्रेमा की बातों को सुनता है और कहता है कि ना जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। अब रामस्वरूप जो है अपनी बेटी के बारे में कहते हैं कि ना जाने कैसा दिमाग है इस लड़की का, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का इतना बड़ा कारोबार चलता है। तो दोस्तों यह था इस एकांकी का भाग नंबर 1, जिसमें हमने जाना कि घर में साज सजावट की जा रही है क्योंकि रामस्वरूप की लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अब रामस्वरूप जो है वह तख्त बिछाता है, नौकर को कहता है कि जा दरी लेकर आ। अब नौकर भी दरी लेकर आता है। इस पर जो रामस्वरूप की पत्नी है प्रेमा, वह भी घर के कामों में व्यस्त है। अब रामस्वरूप जो है वे प्रेमा से कहते हैं कि उमा को ठीक प्रकार से नीचे लेकर आना, यानी सुंदर बनाकर लाना। अब प्रेमा जो है कहती है कि उमा तो साज श्रृंगार नहीं करती है, ना ही वह क्रीम पाउडर
लगाती है। रामस्वरूप जो है वह कहते हैं ना जाने इस लड़की का दिमाग कैसा है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का जो कारोबार है वह चलता है। अब क्या जो उमा है वह श्रृंगार करके आएगी, क्या उसका रिश्ता तय हो जाएगा या नहीं, ये देखेंगे हम वीडियो के अगले भाग में। तो दोस्तों यह था इस एकांकी का भाग नंबर 1। इस एकांकी के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।